शुक्रिया मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर जलसा, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ख़ुसूसी और रियाद शहर के बाज़ौक़ सामाईन कराम और मेरे फ़ोरम के अज़ीज़ साथियों, आज मैं अफसाना कोई दूसरा सुनाने के मंशा में था, लेकिन मेरे एक मेहरबान दोस्त ने मशवरा दिया कि वतन अज़ीज़ में इलेक्शन चल रहा है और आज एक वोटिंग का किस्त भी गुजर चुकी है, तो मेरा एक अफसाना है इलेक्शन से मुताल्लिक़, उसको आज के महफिल में सुनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अफसाना क्या है, कैसा है, आप लोग सुन ही लेंगे, पसंद आ जाए तो दुआ देना। जनाब सदर साहब की इजाज़त से अफसाने का उन्वान है वायरस। आज सुबह मेरी आंख एक बुरी खबर के साथ खुली। मेरा फ़ोन हैंग हो चुका था, शायद नीचे गिरकर या फिर किसी वायरस का शिकार होकर। ना मानने की जिद पकड़ चुका था, काफ़ी ठोंक बजाकर देखा, बैटरी की छान पटक कर ली, मुतअद्दिद बार रीस्टार्ट भी कर लिया, मगर अफाका न हुआ। इतवार के दिन दोपहर से पहले बिस्तर छोड़ने का मतलब अमूमन कोई नागहानी इफ्ताद होती है। फ़ोन का ख़राब होना भी एक आफत ही थी और पूरे घर के लिए थी। बेगम का मूड सुबह से ख़राब था, बच्चे अलग बसोर रहे थे। बहुत दिनों बाद ये पहला इतवार था जिस दिन मुझे नाश्ता दोपहर से पहले मिला था। मातम ने घर का रास्ता ढूंढ लिया। ये फ़ोन मेरी फैमिली के लिए जीने का असास था। लाइफस्टाइल का पूरा पैटर्न, बीवी का नेटफ्लिक्स, बेटी के लिए फ़िल्टर कैमरा और बेटे के लिए IPL स्टेडियम, सब कुछ इसी से मुंसलिक था। ऐसा भी नहीं था कि यह घर का अकलौता फ़ोन हो, मगर चूंकि आईफोन था इसलिए घर की सारी बरखी जिम्मेदारियां 65,000 के इसके मजबूत खांधों पर जमी थी। शुक्रिया सर। ये दरअसल फ़ोन की शक्ल में अलादीन का चिराग था। घर की सारी खुशियां इसकी खिस्साई में मुज़मिर थी। जाहिर है उदासी का पूरे घर पर एक आसेब की तरह पसरना तय था। बाहर सड़कें इतवार होने के सबब वीरान थी, या फिर मेरे घर के अंदर का सन्नाटा बाहर निकल आया था। इतवार की सुबह रिहायशी इलाके वैसे ही तूफान से पहले वाली खामोशी के जद में होते हैं। सोचा जाए कि मेरा इलाका तो मज़ाफ़ात में शामिल था। कोरोना कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ का हक था। मौसम आज गर्म भी ज़्यादा था। हब्सज़दा माहौल में लोग बाहर निकलने से वैसे कतराते हैं। मैंने इलाके की एक बड़ी मोबाइल शॉप में अपना मुकद्दमा पेश किया। पेशी के लिए अगली तारीख के बजाय अगली दुकान मिली, जिसके लिए मुझे शहर के दूसरे हिस्से की तरफ कूच करना पड़ा। तातील की सुबह बड़ी कसलमंद और भारी होती है। मुंबई शहर की भागती दौड़ती जिंदगी भी इससे मुबर्रा नहीं थी। नकलो अमल के सारे ज़राए यहाँ सुस्त हो जाते हैं। अमूमन सुबह के वक्त 3 मिनट के दौरानिये से चलने वाली लोकल भी इतवार के दिन 20-25 मिनट का वक्फा लेती है। पहले रिक्शा फिर ट्रेन, 1 घंटे बाद में कुर्ला में था। ये इलाका शहर के इन हिस्सों में से एक है जहाँ दिन और रात के बीच का फ़र्क न होने के बराबर होता है। 8 पहर और 7 दिन यहाँ एक मेला सा लगा रहता है। जमगफीर मामूल के मुताबिक भागता रहता है। कुर्ला वेस्ट में पुलिस चौकी की अगबी गली इलाके का एक मशहूर बाजार थी। यहाँ बहुत सारी मोबाइल की दुकानें भी थीं। एक को मैंने चुन लिया। मेरा चूंकि आईफोन था इसलिए इसकी मरम्मत ज़रा मुश्किल अमर थी। पहली दुकान में मंशा पूरी तो नहीं हुई, ताहम एक दूसरी जगह का पता ज़रूर मिला। अगली गली में मौजूद 2 दुकान खिलाफ मामूल खाली थी। मुझे लगा दुकान का मालिक मेरा ही मुंतजिर था। मुद्दा सुनने के बाद उस शातिर शक्ल शख्स ने जज्बाती हुंकारा भरा। उसकी बड़ी बड़ी मटियारी आंखों में तजुर्बे का काइयां तोती बोल रहा था।
उसकी बड़ी बड़ी मटियाली आंखों में तजुर्बे का काइयां तोती बोल रहा था। चेहरे के करख्त पैटर्न बातिन के सारे बही खातों का इजहारिया थे। रंग पक्का था, खोपड़ी का आधा हिस्सा साफ था। पुराने और अच्छे दिनों की बाकियात एक झालर की शक्ल में पिछले हिस्से से लटक रही थी। उसने एक आंख पर घड़ी सास का हादसा लगाया और मेरे फोन पर पुल पड़ा। कुछ मिनट मेरे लिए काफी सबर आजमा है। 15 मिनट और 2000 रुपयों की कुर्बानी एप्पल के 128 गीगा ऊँटों पर मेरा लदा हुआ मेरा गुमशुदा खजाना मुझे मिल गया। मुझे ऐसा लगा लेकिन बाद के ख्याल ने खाम साबित कर दिया, क्योंकि अगले लम्हे स्पीकर के खराब होने का अख्दा मेरा मुंतजिर था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अभी तक वहीं था, वरना नए सिरे से धक्के खाने का नया सिलसिला शुरू हो जाता। मेरी जेब पर उस शातिर इंसान का अगला सर्जिकल स्ट्राइक स्पीकर के बहाली के लिए था। मेरी जेब पर उस शातिर इंसान का अगला सर्जिकल स्ट्राइक स्पीकर की बहाली के लिए था। 3000 रुपए के नए खसारे समेत कोलाटरल नुकसान का बोझ दिल को मजीद बोझल कर गया। इस बार फोन के गूंगेपन का इलाज एक नई बीमारी को राह दे गया। नया वक़्त मसला बड़ा अजीब और मजा का खेज था। नंबर चाहे जो भी डायल किया जाए, कनेक्शन सिर्फ आखिरी डायल शुदा नंबर पर हो रहा। जब कुर्ला के सारे खिलाड़ी इस नई गुगली को खेल नहीं पाए, तब मुझे मेरे दोस्त मुकुंद की याद आई। इस तरह के अजीब व गरीब मसाइल से छुटकारे का चूरन उसी के पास मिलता था। और खुशकिस्मती ये भी थी कि मेरा फोन इस वक्त सिर्फ उसी से राब्ते में था, क्योंकि आखिरी डायल शुदा नंबर की शर्फियत उसी के खाते में थी। मुकुंद मेहता एक कामयाब बैंकर और होशियार ताजिर था। मालियात में महारत गुजरातियों का इख्तिसास होती है, लिहाजा मनी मैटर्स उसके तगड़े थे। रोकड़े से जुड़े तमाम राजो न्याज को समझने और समझाने में यदे तोला रखता था। खासकर इलेक्ट्रॉनिक घपले की पहचान और तदारुक उसका मैदान थे। वो काफी देर तक हंसता रहा, आईफोन 10 का मजाक उड़ाता रहा। उसे एक मामूली चूने की डब्बी से तशबीह दी। बहुत सारी टांग खिंचाई के बाद एक नई लोकेशन और ढेर सारे मशवरों पर मेरा मामला निपटाया। ये तो अच्छा था कि मेरे फोन का व्हाट्सएप और नेविगेशन अब भी मौसर थे। मैंने अगले मतलूबा पते तक पहुंचने के लिए जीपीएस पर अपनी सीट बेल्ट बांध ली। सेंट्रल रेलवे की टिकट खिड़की मेरा अगला ठिकाना थी। सूरज सवा नेजे से आगे निकल चुका था। दोपहर गुजरे देर हो चुकी थी। सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी, तमाजत घट रही थी। ताहम पसीने की बूंदे अब भी नागवारी के जोन में ही थे। कबूतर खाना मुंबई का अकलौता ऐसा इलाका था जो इसमें बामुसम्मा था, वरना इस शहर में घाट के बगैर एक घाटकोपर है। चकाचौंध रोशनी और फिल्मी सितारों की कहकशा होने के बावजूद एक इलाका यहाँ अंधेरी भी कहलाता। शुक्रिया सर। मैं कबूतर खाने में कबूतर भी थे और उनका खाना भी। उस वक्त में लोकल स्टेशन से बाहर निकलकर उसी की तरफ जा रहा था। चारों तरफ इंसानों का सैलाब था। सबके सब यहाँ अपनी खाल में मस्त और मशगूल थे। शहर के इस हिस्से में इतवार को त्योहार की तरह मनाया जाता है। पास पड़ोस के सारे मकीन खरीदारी के लिए यहाँ उसी दिन का इंतखाब करते हैं, क्योंकि कबूतर खाने में सोमवार की दिन तातील होती है। लोगों के इस जंगल से बच बचा कर निकलना और अपने मतलूबा मुकाम तक पहुंचना दरअसल एक बड़ा चैलेंज ही होता है। इसके बाद भी मतलूबा चीज ना मिले तो कोफ्त बनती थी। महावीर ट्रेडर्स में शायद किसी अजीज की मौत हो गई थी, इसलिए दुकान बंद मिली। मेरे पास अगली लोकेशन ओपेरा हाउस की थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते जेब की सारी नकदी और शहर में मौजूद नकल हमल के तमाम जराए मेरे इस्तेमाल में आ चुके थे। सेंट्रल और हार्बर रेलवे पहले झेली जा चुकी थी, अब वेस्टर्न की बारी थी। चरनी रोड पर उतरा और आगे के लिए टैक्सी कर ली। ओपेरा हाउस शहर का तिजारती मरकज था। मुकुंद की बताई हुई जगह तक पहुंचते पहुंचते शाम के साये भी लंबे होने लगे थे। टैक्सी छोड़कर कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा। वो एक निहायत पतली सी गली थी जिसके मदखल पर इलाके का मशहूर वड़ा पाव का बाकड़ा था। हमारे शाम के जायके में लिपटी हुई वो इस हफ्स भरे माहौल को कदरे नागवार बना रही थी।
ताहम ये भी हकीकत है कि गोहर मकसूद हमेशा इसी तरह की पुरपेच रास्तों और संकरी गलियों में मिलता है। शुक्रिया सर। आखिरकार मेरी मतलूबा इमारत मुझे मिल गई। 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं 2x8 के एक मुसत्तह चबूतरे पर पहुंच गया। सामने अल्मुनियम की फ्रेम में कांच का एक नया और खूबसूरत दरवाजा नस्ब था। मैं अंदर दाखिल हुआ। इमारत बाहर से जितनी शानदार थी, अंदर से उतनी ही पुरकशिश और नई नवेली निकली। मेरे दिमाग में किसी दुकान या वर्कशॉप जैसी चीज का तस्वर था, मगर वो तो एक ऑफिस निकली। बाएं तरफ इस्तकबालिया काउंटर था। उस बाएं तरफ इस्तकबालिया काउंटर था। उसके दाएं तरफ 2 चरमी कुर्सियां लगी हुई थी। चार जानिब की चमक दमक रोशनियां, दीवार पर लगी पेंटिंग्स और देवदार का फर्नीचर उस कंपनी के बैलेंस शीट का इजहारिया थे। चांद को लोगों ने अक्सर पहाड़ों या बादलों की ओर से निकलते देखा होगा, लेकिन मैंने उसे मेज के अखब से निकलते देखा था। शायद वो अब तक मेज के नीचे इलेक्ट्रिक के किसी प्लग से नबर्द आजमा थी। तरहदार सरापा, बेजुबी चेहरा, गजाली आंखें, गुलाबी होठ और उस पर काला तिल, सब कुछ मुनफरिद और मुतवाजन था। शायद वो नई भर्ती थी, जॉब के लिए भी और मुंबई के लिए भी। उसके सरापे और जबान में कोई यारा न था। उसके अल्फाज पर मलयाली मांझा चढ़ा हुआ था, फिर भी भले लग रहे थे क्योंकि उनमें शहद की मिकदार मामूल से ज्यादा थी। जबान आए ना आए, खूबसूरत चेहरों को अपनी बात समझाने और मनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। रूम नंबर 13 के दरवाजे तक मैं भी गुलाबी होंठ और उसके काले तिल के जेर साया ही पहुंचा। फर्नीचर, पेंट, छत पर लगा झूमर और सामने बैठा सोलंकी कमरा नंबर 13 की हर चीज जैसे नोट छापने की मशीन से निकले थे। वहां सब कुछ चमकदार और बेशकीमत था। बेदाग अरमानी सूट, मक्खन जैसा तमतमाता चेहरा, सुनहरी कमानी की ऐनक, छोटी छोटी तरशी हुई हर्षद मेहता छाप मूछें। सोलंकी ने रिवायती ताजुराना मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। उससे पहले कि मैं अपना तारुफ करवाता, उसने पुरतफाक अंदाज में सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहा, मालूम है, बैठो। मुकुंद भाई ने भेजा है ना, बरोबर ना? लाओ अपना फोन मुझे दो। वो एक कारोबारी आदमी था। कारोबारी आदमी बोलने और सुनने में वक्त जाया नहीं करते। मेरा फोन लेकर उसने चेक किया, अपना नंबर डायल किया, फिर अपनी सेक्रेटरी का और फिर अपने किसी दोस्त का। हर बार मगर घंटी मुकुंद के यहाँ बजी। 10 मिनट का इंतजार का कहकर वो अंदरूनी हिस्से में कहीं गायब हो गया। जाते जाते चाय भेजना नहीं भूला था। चाय के साथ रिसेप्शन वाली लड़की भी आ गई। फिर आ गई। वो लड़की टीवी के रिमोट कंट्रोल जैसी थी। टीवी के चैनल की तरह माहौल को बदलने का दमखम रखती थी। मेज पर कुछ कागजात उलट पुलट करती रही, कुछ नए इंदराजात करती रही। वह वापिस जाते जाते खूबसूरत और पेशावर मुस्कुराहट की कुछ अदरक मेरे चाय में मिला गई। चाय ने दिमाग को तरोताजा कर दिया। चंद मिनट में सोलंकी भी वापस आ गया। मेरा फोन बन चुका था। आज अलाउद्दीन के चिराग को उसका अपना जिन मिल गया था। फोन भी मिल गया और मेहनताना भी बच गया। वाह भाई मुकुंद, तेरे तो जलवे हैं यार। दिल ही दिल में बड़बड़ाते हुए मैं वहां से उठा और वापसी के लिए मुड़ गया। मेरे पास बहुत से सवाल थे, बहुत सी फिक्रें थी, बेतहाशा हैरत भी थी। बाहर निकलते ही मुकुंद को फोन करना बनता था। हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारे फोन पर एक जिद्दी वायरस का हमला हुआ था। मुबारक हो, सोलंकी ने उसे निकाल दिया है। तुम टेंशन नहीं लेने का है ना। दूसरी तरफ खालिद बम्बैया स्टाइल में मुकुंद के खह खहे थे। वो तो ठीक है, मगर यार वो मोबाइल की दुकान या वर्कशॉप नहीं थी। मुझे बहुत हैरत थी। बरोबर है, वो मोबाइल की दुकान नहीं थी। फिर मेरी हैरत में सवालिया निशानात भी शामिल हो गए। फिक्र न करो मोटा भाई, आप आम खाओ ने, पेड़ काय को गिनते हो। मुकुंद हमेशा कैफे लगाने का बहाना ढूंढ लिया करता था। मतलब वो एक ईवीएम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी का हेड ऑफिस था। मैं समझा नहीं, वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाती भी है, एक्सपोर्ट भी करती है और उसका सॉफ्टवेयर भी बनाती है। हो गया भाई।